तो आज की कहानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है जी। एक नए पार्टनर के का अगर एडमिशन किया जा रहा है तब क्या होगा। तो कुछ छोटी मोटी कहानियाँ सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ए और बी ये दोनों लोग पार्टनर हैं, 1:2 के लिए हैं, आपस में प्रॉफिट बांटते हैं इस तरीके से, और इनका अपना कुछ कुछ कैपिटल भी रहा होगा, है ना जी। कैपिटल रहा होगा, इनके अपने एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ चल रहा होगा, और पिछले 2-4 साल 5 साल से बिजनेस कर भी रहे हैं, इस वजह से गुडविल भी बनी होगी। कहने का सेंस ये हुआ कैपिटल रहा होगा, प्रॉफिट पिछले 4-5 साल से कमाया है, तो उसकी वजह से जनरल रिजर्व, जनरल नहीं मैं तो कहूँगा सीधे सीधे रिजर्व रहा होगा है। पिछले कई साल से कमा रहे हैं तो इसलिए इसने गुडविल भी बनाई होगी इन्होंने अपनी। बिजनेस बिना एसेट्स के और लायबिलिटी के तो नहीं चला होगा, एसेट्स रहे होंगे, लायबिलिटीज़ रही होंगी, प्रॉफिट का हिस्सा जो अपने पास रखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा होगा, बांटा नहीं होगा, उसे रखा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनका अपना कुछ प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा, कई सालों से चल रहा है, तो ऐसे ये सारी चीज़ें इनके पास रखी हैं अपने। अचानक इनका मन किया, ए और बी का मन किया कि वो एक सी घूम रही थी, इसको भी अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है ना। आजकल जितनी भी लड़कियां हैं जो सी हैं उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, खूब पैसा कमाते हैं वो लोग। तो सी को ये अपने साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सी को कहा कि आओ हमारे साथ, हमारे ज्वाइन कर लो हमारा फर्म। सी नखरेबाज, जो कि ऑब्वियसली लड़की अगर नखरेबाज ना हो तो वो लड़की किस काम की। अब सी ने कहा कि मुझे पैसा चाहिए। बोला ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम हमसे प्रॉफिट में से शेयर ले लो। तो कहेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा इसको, कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया जाएगा। मान लो 1/3 1/3 इसी को दे रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तें रख दी, कंडीशन क्या क्या रहेगी। कैपिटल लाओगे साथ में तुम अपने, और हमने खूब नाम कमाया है, अपना ये बिजनेस चला के खूब नाम कमाया है, इसलिए तुम क्या लेकर आओगे, तुम आओगे तो हमारा नाम इस्तेमाल करोगे ना, और हमारा नाम इस्तेमाल करके प्रॉफिट तुम्हें भी, जो तुम्हें 2 रुपये मिल रहा था अब 3 रुपये मिलने लगेगा, इसलिए हमें तुम गुडविल में हिस्सा दोगे, यानी गुडविल का पैसा लेकर आओगे। डन। ठीक है, तो सी ने बोला कि ठीक है भाई इतना हम कर लेंगे। इस बीच ए और बी जो कि अपना नया फर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनका जो सीए था, सीए को पता चला कि ये लोग फर्म में नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं। सीए ने एकदम ज़ोर से इनको धमकाया, बोला इधर आओ, चुपचाप बैठो सामने मेरे। दोनों पार्टनर एकदम बैठ गए। बोला हाँ सर क्या हुआ बोलिए। बोला तुम पागल हो गए हो हैं, एक नया पार्टनर ऐड कर रहे हो और बिना कुछ मुझसे परमिशन लिए, बिना कुछ पूछे मुझसे, बिना मुझसे सजेशन लिए। तो बोला कि क्या ऐसी सजेशन है जो तुम दोगे हमें, जो हमें नहीं पता। तो बोला, सी ने कहा अरे भैया जब नया पार्टनर एडमिट करते हैं तब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला जाता है,
सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि तुम्हें पता है ऑब्वियसली। जब नया पार्टनर ऐड होता है तो गुडविल की कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल होता है, जो कि तुम्हें अच्छे से पता है, पिछले यूनिट में पढ़ लिया। जब गुडविल की कैलकुलेशन हो जाती है तब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है। जब इतनी बात हो जाती है, ट्रीटमेंट जब कर लेते हैं, तब तुम्हारी मर्जी है, तुम वो गुडविल निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं निकालना चाह रहे तो मत निकालो, कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑप्शन है ना फिर तुम्हारे पास, विड्रॉल ऑफ गुडविल, विड्रॉल ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ करते हैं। पानी है, गुडविल विड्रॉ कर लिया और इसके आगे की कहानी बोली। पार्टनरों ने कहा कि ये तो हमें भी पता है, तुम हमें खास बात क्या बता रहे हो, ये तो हमें भी पता है, हमने तो उसे बोल दिया गुडविल लेकर आओ। बोला ठीक है। बोला सीए ने कहा कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता है कि जब नया पार्टनर तुम ऐड कर रहे हो तो तुम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करोगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो पार्टनरों ने कहा ये कौन सी बला है भाई। सी ने कहा कि भैया जब तुमने अपना ए और बी, जब तुम लोग आपस में जुड़े थे, तुमने कुछ एसेट्स खरीदे हैं, कुछ लायबिलिटियाँ क्रिएट करी हैं, आज जब तुम सी को अपने जोड़ रहे हो, उन एसेट्स का एक्सेस भी तो दे रहे हो सी को। सी को कहो, सी के पास एक्सेस आ जाएगा ना उन एसेट्स और लायबिलिटी को इस्तेमाल करने का। अब उन एसेट्स लायबिलिटी की मार्केट में वैल्यू सेम हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो अगर वो ज़्यादा हुई या कम हुई तो वो सब तो तुम्हारा हुआ ना, सी का थोड़ी हुआ। एसेट्स की आज जिस दिन सी को तुम अपने साथ जोड़ रहे हो, सी को आज जिस दिन तुम जोड़ रहे हो, क्या हो गया, तो उस दिन एसेट्स लायबिलिटीज़ ये अपने साथ सी थोड़ी लेकर आ रहा है, ये तो तुम्हारा ही रखा हुआ है जो कि सी इस्तेमाल करेगा। तुम भी इस्तेमाल करोगे, सी वो भी इस्तेमाल करेगा। आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेगा ना, पुरानी वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ी इस्तेमाल करेगा। तो पुरानी वैल्यू और आज की वैल्यू में कुछ डिफरेंस आएगा, वो सारा डिफरेंस तुम्हारा हुआ, सी का नहीं हुआ वो। तो वो डिफरेंस भी कैलकुलेट करना बैठ के। उसमें कुछ कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है और कई बार लॉस भी हो जाता है। पार्टनर ने कहा अरे भाई ये तो बड़ी एक नंबर बात बताई तुमने, और भी कोई बात है जो हमें नहीं पता थी। बोला हाँ बिल्कुल, तुमने कुछ रिजर्व बनाए थे, ये रिजर्व तुमने अपने प्रॉफिट से बनाए हैं पिछले कई सालों में। सी आएगा तो ये इसमें तो उसका भी हिस्सा हो गया, लेकिन इसने कमाया थोड़ी है, ये तो कमाया था तुम दोनों ने मिलके है। तो ये किसका हो गया, ये तुम दोनों का हुआ, सी का नहीं है। इसे भी बांटोगे,
अच्छा, बोला कि रिजर्व हमने तो बहुत सारे रिजर्व बनाए थे। सी ने पूछा अच्छा कैसे कैसे रिजर्व बनाए ज़रा बताओ मुझे। तो बोला कि रिजर्व हमने बहुत सारे बनाए हैं, जिसमें एक है जनरल रिजर्व बनाया होगा, और एक हमने बनाया है स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। तो पार्टनरों ने पूछा सीए से कि हमने दो दो रिजर्व बनाए हैं, दोनों के लिए अलग अलग काम करना है क्या? जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो पार्टनर ने कहा दोनों के लिए अलग अलग काम करोगे दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? तो सीए ने कहा कि घबराओ मत, जब तुम एडमिशन स्टार्ट कर दोगे तब मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। बोला ठीक। फिर पूछा और कुछ काम करना है? तो बोला हाँ, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये सब तैयार करोगे। इसके बाद अगर तुम्हारा मन किया तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे आ जाना। तुम अगर ज़्यादा ही कुछ समझदार व्यक्ति हो या बनने की कोशिश कर रहे हो सी के साथ हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लेना बैठकर, वरना सी ज़्यादा समझदार बन जाएगा। और लास्ट में मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बैलेंस शीट बना के दे दूँगा, नई बैलेंस शीट। समझ में आया? तब पार्टनरों को लगा कि हाँ सीईओ को 3 लाख रुपए महीना देके कुछ फ़ायदा है। ठीक, आगे की बात पार्टनर ने कहा कि सीए से कि सीए जी ज़रा हमें सिखाओ कि क्या क्या जो आपने इतनी सारी राम कहानी सुना दी, इन्हें करना कैसे है ये भी तो बताओ। बोला ठीक है, आओ बैठो मेरी क्लास में। तो कहता है कि देखो सबसे पहले क्या बताया मैंने, सैक्रिफाइसिंग रेशो बताया हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब सवाल पार्टनर के मन में आया, कोई एक पार्टनर बैठा होगा समझदार थोड़ा सा बी, उसने कहा कि अरे भैया हमें ओल्ड रेशो तो पता है, ये न्यू रेशो कहाँ से आ गया? तो सीए ने कहा कि अब इसका मतलब तुमने अभी तक न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं किया है? तो बोला कि हाँ नहीं किया। तो ठीक है, तुम्हें न्यू रेशो कैलकुलेट करना सिखाते हैं। तो बोला कि हाँ सिखाओ। तो कहा कि अभी तुम्हें पिछले यूनिट में ही तो सिखाया था, पिछले यूनिट में ही तो सिखाया था न्यू रेशो कैलकुलेट करना। तो बी ने कहा अच्छा वैसे ही करना है? कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। कुछ लैंग्वेज का फंडा आ सकता है, जब लैंग्वेज का कभी कोई फंडा आएगा तो मेरे पास आ जाना, मैं वो लैंग्वेज का फंडा सिखा दूंगा। तब तक वही तरीका जो तुमने पहले किया वही अपनाना है। कहा ठीक, इसके आगे बोलो। तो कहा इस सैक्रिफाइसिंग रेशो का आंसर पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आने का मतलब
पॉजिटिव आने का मतलब है सेक्रीफाइस कर रहा है, पार्टनर जो है अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। और नेगेटिव आने का मतलब है कि पार्टनर अपना शेयर और ज़्यादा बढ़ा रहा है, गेन कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर गया वो क्रेडिट हो जाएगा और जो गेन कर गया वो डेबिट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पूछा कि इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तो बोला नहीं काफ़ी नहीं है। बोला कि जर्नल एंट्री बताओ इसके। कहा रुकना, अभी ट्रीटमेंट के बाद बताऊंगा। ये तो हो गया। फिर बोला कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बताया था पिछले यूनिट। कहा हाँ बिल्कुल अच्छे से याद है। कहा बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना। फिर बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा। कहा देख अब तेरे सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है तो इसके लिए जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, पैसा लेकर आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितने की गुडविल लेकर आया वो गुडविल यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इसी गुडविल को बांट दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। जितने पार्टनर गुडविल लेकर आए वो यहाँ लिखेंगे और उस गुडविल का बंटवारा यहाँ लिख देंगे। और इसमें कुछ पूछना है? तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये दोनों एक साथ ही हो जाते हैं। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। फिर आते हैं हम अपने अगले जो टॉपिक है वो है विड्रॉल ऑफ गुडविल। मेरे ख्याल से ये 3 टॉपिक पीछे वाले यूनिट में ख़त्म हो चुके हैं, ये ऑलरेडी डन है, डन हो चुका है। विड्रॉल वाला टॉपिक देखा जाए तो विड्रॉल हो चुका। अच्छा, एक एंट्री आ गई थी, चलो फिर भी बता देता हूँ। विड्रॉल का मतलब क्या है? पार्टनर लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो जो भी पार्टनर पैसा निकाल रहा है उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी पार्टनर पैसा निकाल रहा है, जितना भी निकाल रहा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन में दिया होगा उसी के हिसाब से चलना होगा। आगे बढ़ें। तो अब इतना सब होने के बाद पार्टनर लोगों ने कहा कि ये सारी चीज़ें तो आसान थी, वो बताओ जिसके लिए हम तुम्हें 3 लाख पर मंथ दे रहे हैं। बोला रुक बता रहा हूँ, बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसके लिए अब टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तो ये सब मोह माया है।
रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसी को नाम दूसरा नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कहो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहो, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए समझना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए समझना है तो यार नीचे कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ होती जा रही है ना, ये नीचे खिसक के आ गया है ना आज। हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ध्यान देना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़, एसेट्स और लायबिलिटीज़, एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, इनके अपनी दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू जिसे हम कहेंगे बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू एसेट्स की, और ऐसी लायबिलिटी की होती है। लायबिलिटी का भी ऐसा ही होता है, एक तो बुक वैल्यू होती है और एक होती है रियलाइज तो नहीं कहेंगे, रीअसेस्ड वैल्यू, रीअसेस्ड वैल्यू। एसेट्स और लायबिलिटीज़, तो एसेट्स का हो गया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, और लायबिलिटीज़ में होता है बुक वैल्यू और रीअसेस्ड वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू का मतलब, मार्केट वैल्यू का मतलब है कि जिस दिन हम नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं उस दिन हम उसे अगर एसेट्स को मार्केट में बेचने जाएंगे तो बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो ये रियलाइज्ड वैल्यू के नाम से जाना जाता है। देन आगे बढ़ेंगे लायबिलिटीज़ को लेकर। लायबिलिटीज़ में भी बुक वैल्यू का मतलब हो गया बैलेंस शीट वाली वैल्यू, और रियलाइज्ड वैल्यू का मतलब हो गया रीअसेस्ड वैल्यू का मतलब हो गया कि लायबिलिटी बढ़ गई हमारी या कम हो गई है, और ज़्यादा पे करना है या पे का नहीं करना है, कम पे करना है, वो वाली वैल्यू है ना रिवाइज्ड वैल्यू। तो सीए ने उन पार्टनरों को ये बहुत ढंग से समझाया कि इन दोनों में कई बार फ़र्क आ जाता है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में डिफरेंस आ जाता है बहुत बार। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारी बातें ध्यान देकर चलनी है। आगे देखें तो सीधे सीधे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा जाएगा। नॉर्मल सी बातें हैं, वही पार्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गया और ये हो गया क्रेडिट साइड। देखो अगर एसेट्स की वैल्यू, पहले हम एसेट्स के लिए ही देखेंगे कि जो एसेट्स है इसकी एसेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कंपैरिजन देखेंगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसे ही लायबिलिटीज़ बढ़ भी सकता है एंड घट भी सकता है। तो यहीं से समझेंगे अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये प्लस हो रहा है, एसेट्स क्या हो रहा है
प्लस हो रहा है, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो ये माइनस हो रहा है। एसेट्स बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, घट रहा है तो माइनस हो रहा है। मीन्स बढ़ने का मतलब डेबिट और घटने का मतलब क्रेडिट। बढ़ने का मतलब डेबिट और घटने का मतलब क्रेडिट। वही लायबिलिटी में इसी का उल्टा होता है, बढ़ने का मतलब होता है क्रेडिट और घटने का मतलब होता है डेबिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने पढ़ाया था, समझाया था, बताया भी था अच्छे से। ठीक है, याद आ गया होगा शायद। अब वही कॉन्सेप्ट हम रिवैल्यूएशन में अप्लाई करेंगे, रिवैल्यूएशन में अप्लाई करेंगे। तो रिवैल्यूएशन के नज़रिए से ये चीज़ बिल्कुल उल्टा हो गया। एसेट्स और लायबिलिटी का जो नियम है वो तो हम एसेट्स और लायबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, लेकिन जैसे ही रिवैल्यूएशन के नज़रिए से देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट तो होगा, लेकिन रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिख देंगे और लिखेंगे बाय एसेट्स अकाउंट, है ना। किस केस में? इंक्रीज के केस में। और अब वही एसेट्स अगर घट रहा है तो डेबिट में लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट इन केस ऑफ डिक्रीज। और लायबिलिटी बिल्कुल इसी का उल्टा है। लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिख देंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट, नाम के साथ लिखा जाएगा, ध्यान रखना, इन केस ऑफ इंक्रीज। और अगर यही हम घटने के बारे में बात करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय लायबिलिटीज अकाउंट इन केस ऑफ डिक्रीज। ठीक है, आगे देखें। इनका अपना अमाउंट रहेगा, अमाउंट लिख दिया जाएगा और दोनों तरफ अपना जो है टोटल किया जाएगा। और टोटल करने के बाद मेरे ख्याल से आगे वाला काम बैलेंसिंग है, वो तुम्हें अच्छे से आता होगा, है ना। इधर और इधर बराबर होना चाहिए। कभी क्या होता है, कभी डेबिट में कम आया तो कभी क्रेडिट में कम आया। अगर डेबिट में कम आया तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और जो भी पार्टनर हैं ए और बी, ये जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को आपस में बांट लेंगे इन ओल्ड रेशो। और वही चीज़ अगर क्रेडिट में आ रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट, और ए और बी आपस में बांटेंगे ओल्ड रेशो में अमाउंट। अब ये है कि इनकी पहचान क्या है। डेबिट में आया तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट में आया तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर डेबिट में आया है तो ये वाला अमाउंट असल में ये हमें दिखा रहा है कि रिवैल्यूएशन करने से, यानी कि
आज की तारीख में एडमिशन करने से पार्टनरों को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट इनका खुद का जनरेट किया हुआ प्रॉफिट है, इसलिए ये नए पार्टनर को नहीं दे रहे। और क्रेडिट वाले का मतलब है कि ये पार्टनरों को लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पार्टनर लोगों का आपस में दरिया दिली दिखाई देती है। पार्टनर कहता है कि भाई तुम आए हो, नया पार्टनर आए हो, हम तुम्हें भी अपने एसेट्स में बराबर का एक्सेस दे देते हैं, अपनी लायबिलिटियों को अभी बराबर का एक्सेस दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। ये हम नहीं देख रहे कि आज की वैल्यू कितनी है, हम पुरानी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही तुम्हें रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब रिवैल्यूएशन करेंगे ही नहीं, फिर क्या? रिवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो प्रॉफिट है और जो लॉस है इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं होगा। पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू अलग अलग नहीं रहेगी, सेम रहेगी। ये जो अभी मैंने केस बताया, ये वाला केस तो वही है ना? ये केस तो क्या है? ये केस है कि अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें नए वैल्यूज़ के साथ चलेंगे आगे, नए एसेट्स, नई लायबिलिटीज़। लेकिन कभी जो दूसरा केस आ जाता है, दूसरा केस क्या कहता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ नई वाली बैलेंस शीट में भी पुराने वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो उस केस में थोड़ा सा अलग काम करना पड़ जाता है। कर लिया फॉर्मेट? तो इसमें यही सारी बातें बताई। हाँ, जर्नल एंट्री और बता दिए। जर्नल एंट्री वाला जो काम है मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बीच बीच में बार बार जर्नल एंट्री बताऊँ, इससे बढ़िया लास्ट में एक ही साथ सारी जर्नल एंट्रियाँ बता दूँगा, तुम्हारी कमांड भी बन चुकी होगी अच्छे से काम हो जाएगा। ये वही केस है, देखो, when the revised value are not to be recognized in the books। दूसरा केस तो हेडिंग डाल देना कि when the revised values are not to be recognized in the books। अगर बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है तब क्या किया जाएगा? लिख लिया? तो आगे की कहानी है, आगे की कहानी है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है यानी कि बैलेंस शीट है उसमें नई वाली वैल्यू को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, लेकिन नए पार्टनर के आने की वजह से वो सारा इफ़ेक्ट कंसीडर भी किया जाए। इफ़ेक्ट तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि इफ़ेक्ट को भी भूल जाओ, इफ़ेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन उसे नई बुक में दिखाना नहीं है। तो सिंपल सीधी बात इसमें डिटेल में समझाया हुआ है, मैं एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आएगा, जो हमने देखा ना पीछे
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला वो डिफरेंस ही है। वो जो डिफरेंस आएगा उसे सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। और ऐसे केस में एक अलग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 12th क्लास में पढ़ा होगा इसे, लेकिन 12th क्लास में इस पर उतना ज़्यादा जोर दिया नहीं गया था क्योंकि नहीं दिया जाता। एक आध दो क्वेश्चन अगर आ गए होंगे तो आ गए होंगे, जनरली इस पे ध्यान नहीं देते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ इसको थोड़ा बराबर कंसिडरेशन दे के चलना है। करना क्या है इसमें, बिल्कुल वही सारी बातें करनी है जो पहले करी थी। अभी जो पीछे हमने किया सारी काम वही करने हैं, ठीक है। और डिफरेंस निकाला जाएगा। इन दिस केस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड और डिक्रीज इन लायबिलिटी इन क्रेडिटेड इज क्रेडिटेड टू द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही बात अभी मैंने पीछे रिवैल्यूएशन में बताया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमने इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी लिखा था। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी यही काम करना है। कोई दिक्कत नहीं है? फर्क केवल डिफरेंस का है। जो डिफरेंस निकाला था हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया था ना, वहाँ वही डिफरेंस को हम यहाँ पे बस डिफरेंस को ट्रीट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बात और कुछ नहीं। समझे? और यहाँ पे भी वही लिखा है, एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड और इंक्रीज इन द लायबिलिटीज इज डेबिटेड टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलो आगे बढ़ जाएं। ये दो लाइनें चाहो तो लिख लो, इतने में ही मेमोरेंडम की ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जानी है। क्लियर? देखिए जी, आगे की कहानी क्या कहती है। आगे की कहानी सिंपल सी इतनी बताएगी कि जो डिफरेंस आएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। पहली बात कि डिफरेंस आएगा कैसा। दो तरह के डिफरेंस हो सकते हैं, है ना। एक तो डेबिट साइड में, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, डेबिट में आ सकता है, और दूसरा क्रेडिट में आ सकता है। दोनों में कहीं पर भी डिफरेंस आ सकता है। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, समझो, थोड़ा दूर कर देता हूँ इसको। अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो तुम्हें अकाउंट में रिवैल्यूएशन वाला ही है, वो जो तुमने देखा
जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मैं इसे सीधे MR कहूँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड रेशो में बांटना है, मतलब ओल्ड पार्टनर में बांटना होगा हैं। और बाद में आगे का जो एक्स्ट्रा काम है वो क्या है कि वो इसी पार्टनर्स इसी मेमोरेंडम प्रॉफिट को जो डिफरेंस आया है इसे न्यू रेशो में बांट दिया जाएगा। ये जो डिफरेंस जिसको पहले ओल्ड रेशो में बांटा है अब इसी को न्यू रेशो में बांटेंगे। तो अब लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही बस एक चेंज है इसमें, नहीं ये न्यू रेशो में है। उल्टा बता दिया मैंने, पहले ओल्ड पार्टनर फिर न्यू पार्टनर, लेकिन तब फिर तो डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। इस हिसाब से डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, जैसे इसमें बताया है ना। इसे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट आया, ओल्ड रेशो है 1:1 और न्यू रेशो है 2:1। तो ऑब्वियसली फिर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो ओल्ड रेशो में बांटूंगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 50-50 हज़ार रुपये दोनों को दे दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ना ए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 50,000 दोनों को दे दूंगा। अच्छा, तो दोनों के कैपिटल के मतलब 50-50 हज़ार रुपये बढ़ गया ना। अब वही फिर मैं नीचे ऑल पार्टनर के बीच में बांटूँ, वही 1 लाख, तो फिर से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ए और बी का पहले से ही 50-50 लाख है। अब फिर वही 1 लाख रुपए तीनों में 2-2 एक में बांटूंगा तो 40,000 40,000 20,000 फिर और मिल गया ना। बटेगा, इसमें लिखा हुआ है।
क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं है इसमें। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हुआ है उसमें। हाँ तो उसी के बेसिस पे ही मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी तो यही लिखा हुआ है यहाँ। मैं मेरे हिसाब से ये एंट्री होनी चाहिए। इसी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना रहे हैं तो इसको ठीक करने के लिए ये एंट्री, तभी तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ख़त्म हो जाएगा और पार्टनरों के बीच में आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। कोई गेन कर रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। वो लॉस के लिए है और मैं तो ये प्रॉफिट डेबिट वाले के लिए चल रहा हूँ ना। डिफरेंस डेबिट में है, डिफरेंस डेबिट में है। डेबिट में डिफरेंस लॉस होता है। मेमोरेंडम के लिए देखा जाए तो ऐसे हो जाता है ना, ऐसे एंट्री हो जाती है। मैंने नॉर्मल रिवैल्यूएशन में डेबिट में प्रॉफिट होता है, वो ट्रांसफर एंट्री के बाद। हाँ ट्रांसफर एंट्री के बाद वो एंट्री इसमें डाला था डेबिट साइड लॉस होगा। हाँ तो सही तो चल रहा हूँ उस हिसाब से, तो फिर सही चल रहा है। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें एक अमाउंट आएगा, उसे बांट दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेन बात कि अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा मेमोरेंडम अकाउंट में, और मेमोरेंडम अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वो सारे पार्टनरों में बांटा जाएगा। तो ये, लेकिन बात तो वही आ रही है ना घूम फिर के, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है मेरे को, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। जो मैं सेटिस्फेक्शन चाह रहा हूँ सॉल्यूशन में वो नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन में नहीं है। कौन सा इलस्ट्रेशन चाह रहे हो? सेकंड इलस्ट्रेशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें सारे मामले वही हैं। लॉस हो गया, लास्ट में आ रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, ABC। ओल्ड रेशो कितना है? ओल्ड रेशो है 3:2। 3:2 में ये बांट दिया। अच्छा ये उल्टा कर दिया, ये वाले सारे यहाँ और ये वाले सारे यहाँ। अरे नहीं है ये 12th में भाई। 12th में सीधे सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जो मतलब जो मैंने बताया, सीधे ये काम भी कर सकते हो, आंसर यही आएगा। देख ये रहा। दीपांशु ये रहा देख। तो ये न्यू रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये किस केस में है? प्रॉफिट वाले केस में। तो रिवैल्यूएशन का असल में जो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। तो अब जिस केस में हमें नई बुक्स ऑफ अकाउंट में पुराने ही एसेट्स लायबिलिटी देने हैं, तो वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाएंगे ही नहीं, वहाँ उसी रिवैल्यूएशन को ना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे देंगे। तो ये वही रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखना था, बस मेमोरेंडम आ गया साथ में। तो उसमें अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो इसी प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ही ट्रांसफ़र कर देंगे और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा उसका लॉस। मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे के लिए लॉस है। ठीक है, हाँ मेमोरेंडम मिल रहा है ना, तो ये वाली एंट्री होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एंट्री। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। और इसी तरह अगर क्रेडिट का बैलेंस आया है तो असल में तो वो लॉस है,
लॉस है तो उसके लिए एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यही लॉस ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरे नज़रिए से ये प्रॉफिट बनेगा तो ये इसके लिए एंट्री हो जाएगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाला ओल्ड रेशो में और नीचे वाला न्यू रेशो में, ये ठीक है। और लास्ट में एकदम लास्ट में इसका जो इफ़ेक्ट दिखता है, ये सारा कुछ करने के बाद जो इफ़ेक्ट दिखाई देता है वो असल में केवल और केवल सैक्रिफाइसिंग रेशो का ही इफ़ेक्ट दिखता है, ठीक है। गुडविल के केस में ICAI सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने को कहता है। गुडविल के केस में वो ये नहीं कहता कि ओल्ड रेशो में बांटो फिर न्यू रेशो में बांटो, जैसे हम यहाँ बांट रहे हैं इसी तरीके से गुडविल भी होता है, लेकिन गुडविल में ICAI मना करता है तो इसलिए वहाँ सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देते हैं, काम ख़त्म। बाकी केसेस में हम चाहें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल दें, जैसे कि यहाँ पर कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन तो ये वाला तो है ही, ठीक। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का धारावाहिक समाप्त करेंगे। ये थ्योरी वाला पोर्शन है, इसको हम पहले न्यूमेरिकल करके फिर देखेंगे। ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोग अपने बुक में भी निकाल लेना, क्योंकि ये इसमें मुझे बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये स्पेशली मैंने मेमोरेंडम वाले टॉपिक को समझाने के लिए ही लिया है, ठीक है। तो मैं इसमें पूरा करके नहीं दिखाने वाला, सिर्फ समझाऊंगा कि मेमोरेंडम का अस्तित्व क्या है। देखो, A और B दो पार्टनर हैं जिनका अपना रेशो है 3:2। इनकी बैलेंस शीट, ट्रेड पेबल है 50,000, कैपिटल दे रखा है 2 लाख 1 लाख, फ्री होल्ड प्रेमिसेस 2 लाख, प्लांट 40,000, फर्नीचर 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25, इन्वेंट्री 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 25,000 और बैंक हो गया 10,000 का। हो गया इतना काम। अच्छा, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ और कंटेंट्स दिए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट सी एज द ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो सी को रखा है तो सी विल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। तो कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो शुरुआत में ही मैंने कहानी के तौर पे बता दिया था कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल भी लेकर आएगा, तभी उसे कुछ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। दूसरी बात, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल एट 2%, इन्वेंट्री टू बी रिटन डाउन एट 10%। ये बाय लिखा हुआ है ना, ये बाय और टू का थोड़ा लफड़ा है। बाय का मतलब होता है इतनी वैल्यू गिरी है, टू का मतलब है गिर के वहाँ पहुँच गया है ना। बाय मतलब है कि इतना वैल्यू गिरा है, इतना चेंज हुआ है। टू का मतलब है गिर के उतना हो गया है, चेंज होकर उतना हो गया है। फिर आएंगे फ्री होल्ड प्रेमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट 2,40,000 एंड प्लांट 35,000, फर्नीचर 25,000, ऑफिस इक्विपमेंट 27,500। ये सारी चीज़ें हो गई। सब हम अपने बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे, कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है, सब पता चलता जाएगा। आगे, पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम। ये बात रिमेन द सेम वाली बात आ गई ना।
and as such there should not be any change in their book. है, there should not be any change in their book values. कोई दिक्कत नहीं. As a result of the above mentioned adjustment, ठीक है, you are required to make necessary adjustment in the capital account of the partner and show the balance sheet. कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, लिखा है कहीं? बोलो. और जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए बारे में नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली हम ये बात मान के चलेंगे कि हमें उसे बनाना है. लिखा होगा तो बनाना ही है. मेन बात ये लिख दी ना, रिमेन द सेम, इसलिए बनाना है. अब जब हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो देखोगे सबसे पहले प्रोविज़न की बात बोली है. क्वेश्चन ऊपर ही है, क्वेश्चन से हम रिलेट करते चलते हैं. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल 2%. प्रोविज़न बनाया मतलब लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा. डेटर तुम्हारी बुक में लिखा होगा बैलेंस शीट में, उसके अकॉर्डिंग 2% कैलकुलेट कर दोगे, 500 रुपये डेबिट में आ गया. इसके बाद इन्वेंट्री टू बी रिटेन डाउन. देखो यहीं पे देखेंगे मैंने ट्रेड रिसीवेबल 25,000 का दिखा रखा है. ये मैंने नहीं दिखाया, ICI ने दिखाया है. ये 25,000 का ट्रेड रिसीवेबल है, इसका सीधे सीधे 2% निकालेंगे, लिख देंगे. आगे की जो बात है वो है इन्वेंट्री को लेके कि रिड्यूस बाय 10%. इन्वेंट्री हमें दे रखी है 30,000 का, 10% आ जाएगा 3,000, तो 3,000 लिख दिया. रिड्यूस हुआ है ना, डेबिट में लिख देंगे. आगे फ्री होल्ड प्रेमाइसेस टू बी रीवैल्यूड 2,40,000. फ्री होल्ड प्रेमाइसेस था 2 लाख का, अब 2,40,000 हो गया, तो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में चला जाएगा. क्लियर है? तो 40,000 हो गया. आगे प्लांट जो है 35,000 का हो गया है. प्लांट की वैल्यू 40 थी, अब 35 हो गया, कम हो गया, डेबिट साइड में लिख देंगे. डेबिट साइड में लिख देंगे. फर्नीचर 25,000 का और पहले था 20,000 का, बढ़ गया, क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 और पहले थे 25,000, तो 2,500 बढ़ गया, 2,500 बढ़ गया, क्रेडिट में आ जाएगा. कहानी यहाँ तक तो नॉर्मल है. रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा. इसके आगे बस ये रिमेन द सेम के चक्कर में कहानी चेंज हो जाएगी. क्या चेंज होगी तो देखेंगे. ऊपर जो ये 3 टिक लगे हैं दोनों तरफ, इनका आपस में डिफरेंस देखा जाएगा. बैलेंस है ना, बैलेंस देखा जाएगा. तो बैलेंस क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया ना, डेबिट साइड में आ रहा है. तो कितने का आ रहा है ये? दोनों जोड़ेंगे 6 4 10 5 3 8 1 8 3 1 4 39,000. 39,000 का डिफरेंस आया है, जिसे ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में बांट दिया है. वो दिक्कत नहीं, ठीक है. ये था रिवैल्यूएशन. यहाँ तक का रिवैल्यूएशन का काम ख़त्म हो गया. अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना, तो देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम है. ये यहाँ देखिए, डेबिट क्रेडिट साइड वाला सारा डेबिट में लिख देना है, डेबिट साइड वाला सारा क्रेडिट में लिख देना है. ये क्लियर बात. और अब बैलेंस निकालेंगे तो अब मेरे ख्याल से बैलेंस तो 29,000 ही आएगा, जब पहले आया तब भी आएगा. बस फ़र्क ये है कि पहले ओल्ड रेशो में बटा था और अब यही रेशो बट जाएगा, तो ये न्यू रेशो में बटेगा. और न्यू रेशो में तो तीनों आ जाएंगे, तीनों बढ़ जाएगा न्यू रेशो में, और दोनों तरफ डिफरेंस बराबर. यहाँ से एक चीज़ समझनी है, जो रिवैल्यूएशन का डेबिट का एंट्री आ रही थी वो इसके लॉस की एंट्री हो जाएगी. अब बस यहाँ से देखोगे, बस यही चीज़ समझना है. ए और देखो, शांत बातें नहीं,
ए का यहाँ से क्रेडिट मतलब ए का तो खैर ये क्रेडिट ही है, रिवैल्यूएशन का डेबिट है। ए का क्रेडिट आ रहा है 23,400 और इधर देखेंगे ए का डेबिट आ रहा है 18,720। तो 23,400 में 18,720 माइनस करेंगे कितना आएगा? 720। 4,680। ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो हमारा ये क्रेडिट वाला था वो कम ज़्यादा है और डेबिट वाला कम। क्रेडिट वाला ज़्यादा और डेबिट वाला कम है ना, ऐसा? तो मैं ये क्या मैंने क्या बोला? क्रेडिट वाला ज़्यादा, ये ए का तो क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन का डेबिट है ना ये तो। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन टू ए टू बी, तो 23,400 15,600, तो ए के तो क्रेडिट में आ रहा है। और इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ए बी सी टू रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, ये भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ए के डेबिट में आ रहा है 18,720, 12,480 और 7,800। अब यहाँ ध्यान दो, ए के क्रेडिट में 23,400 और ए के डेबिट में 18,720, तो डिफरेंस आया 4,680। 4,680 को हम अब जो जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, ये हम दिखाएंगे कि ए का हिस्सा 23,400 था लेकिन अब 18,720, यानी ए ने सेक्रीफाइस कर दिया। समझ में आ रहा है? ए ने सेक्रीफाइस किया है 4,680 का। तो जर्नल एंट्री में हम दिखाएंगे सेक्रीफाइस, ए को सेक्रीफाइस के रूप में दिखा देंगे। ऐसे ही बी के लिए देखेंगे, पहले 15,600 था, अब 12,480, तो डिफरेंस आ रहा है। बी का भी डिफरेंस कम हो गया ना, मतलब बी का जो अपना अमाउंट है वो कम आ रहा है, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कितने से? 31,20। तो ये ए और बी का हो गया, दोनों ने सेक्रीफाइस कर लिया। बात करेंगे सी के लिए, सी का पहले तो कुछ था ही नहीं, अब इसको मिला है 7,800, तो ये गेन कर गया, तो ये सी हो गया डेबिट में 7,800 में। तो ये दोनों जोड़ोगे और ये जोड़ोगे बराबर आएगा, तो हो गया गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सी गेन कर गया और ए और बी कर गए सेक्रीफाइस। मेन जो था ये इम्पोर्टेंट था, इसे समझाना था। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।